हेलो दोस्तों, आर के लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, तो आपकी जो केस स्टडी की सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में मैं आगे अगले चैप्टर का आपका केस स्टडी लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपके 4 चैप्टर्स करवा चुका हूँ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको आगे से और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ। तो आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 5 संगठन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे आता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पर आपको समझाने का है कि केस स्टडी को कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। इसलिए मैं आपको 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन करवाता हूँ और उसी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ना सोचें कि मैं आपको 4-5 या 8-10 ही क्वेश्चन करवा के क्यों छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मेरा मकसद है आपको समझाना, आपके समझ में आ जाना चाहिए। वरना क्वेश्चन करने से फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो हम कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आपके बात समझ में नहीं आ रही तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हिमालय लिमिटेड कपड़े धोने वाली मशीनों का उत्पादक है। संगठन का उद्देश्य प्रतिदिन 500 कपड़े धोने वाली मशीनों का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब कि जो हिमालय लिमिटेड है वो कपड़े धोने वाली मशीन बनाती है, मतलब कि वॉशिंग मशीन बनाती है। ठीक है, और वो एक दिन में 500 वॉशिंग मशीन बनाती है। संगठन में व्यावसायिक विशिष्टीकरण है जो कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करता है। इस प्रकार के संगठन में पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, मतलब कि संगठन में अगर व्यावसायिक विशिष्टीकरण हो और कर्मचारियों में कुशलता की वृद्धि करते हों तो इससे क्या होता है, इससे संगठन में पुनरावृत्ति नहीं होती। किसी भी काम को बार बार नहीं कह सकता, मतलब गलती से होता है ना कभी कि एक ही कार्य 2 बार हो जाता है गलती से, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, संगठन ढांचे के प्रकार को पहचानिए। ठीक है, तो जब मैं आपको चैप्टर ये करवा रहा था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था, समझाया था कि इसमें कितने प्रकार के संगठन ढांचे होते हैं। तो आपको याद होगा तो आपके इस चैप्टर के 2 संगठन ढांचे होते हैं। पहला प्रकार होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा और दूसरा होता है डिविजनल संगठन ढांचा। तो आपको यही बताना है कि कौन सा संगठन ढांचा इसमें लागू होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कार्यात्मक संगठन ढांचा पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, और डिविजनल संगठन ढांचा क्या होता है। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा क्या होता है, कार्यात्मक संगठन ढांचा पूरे उपक्रम को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब कि एक कंपनी में जितने भी कार्य हो रहे होते हैं उन कार्यों के आधार पर क्या किया जाता है, कंपनी के अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, बांट दिया जाता है। जैसे एक कंपनी में उत्पादन होता है, क्रय होता है, विक्रय होता है, विज्ञापन होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इन कामों के आधार पर पूरी कंपनी को बांट दिया जाता है। जैसे उत्पादन को उत्पादन विभाग बना दिया जाता है, क्रय को क्रय विभाग, विक्रय को विक्रय विभाग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट विभाग बना दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है कि एक कंपनी बंट जाती है। ठीक है, और कार्यात्मक संगठन ढांचा का मुख्य कार्य क्या होता है कि वो उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें केवल क्या होता है, कपड़े धोने वाली मशीन बनती है, यानी उत्पाद वो वॉशिंग मशीन बनती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कार्यात्मक संगठन ढांचा। ठीक है, कार्यात्मक संगठन ढांचे के क्या क्या उपयोग हैं वो भी मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि कार्यात्मक संगठन ढांचा कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, जहाँ पर व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो। ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे हो। और दूसरा विशिष्टीकरण आवश्यक हो, मतलब जहाँ पर विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करना आवश्यक हो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और विशिष्टीकरण क्या होता है वो मैं आपको पहले चैप्टर में ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको दोबारा से यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी होते हैं जहाँ पर अधिकारों का विकेंद्रीयकरण आवश्यक हो। ठीक है, जहाँ पर हम अपने अधिकार होते हैं जो उसका विकेंद्रीयकरण करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कार्यात्मक संगठन ढांचा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कोई कुत्ता बोल जाता है, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो आप इन सबको इग्नोर करें, आप मेन फोकस करें आपके चैप्टर्स के ऊपर, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिससे उत्तरदाता निर्धारण में आसानी का लाभ प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संगठन है जिसमें उत्तरदाता निर्धारण में आसानी होती है। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग तब हमने दो संगठन पढ़े थे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो उन दोनों में से ही यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा संगठन होगा जिसमें कि उत्तरदाता निर्धारण में आसानी होती है। तो सीधी सी बात है, औपचारिक संगठन ही होगा, क्योंकि औपचारिक संगठन में ही उत्तरदाता निर्धारण किया जाता है, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में तो किसी की उत्तरदाता निर्धारित होती नहीं है, वो तो अपने आप चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, औपचारिक संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य में देरी औपचारिक संगठन की एक सीमा है, टिप्पणी करें। जो औपचारिक संगठन है इसकी एक सीमा है कि कार्य में देरी होती है। तो अब ये बताना है कि कार्य में देरी क्यों होती है, इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो जो औपचारिक संगठन होती है इसमें कार्य में देरी होती है, ये सही बात है। और ये सही बात इसलिए है क्योंकि जो इसके रूल्स बनाए जाते हैं, कायदे कानून जो इसके बनाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, जैसे आपने दूसरे चैप्टर में सोपान श्रृंखला पढ़ा था, वही सोपान श्रृंखला यहाँ पर भी लागू होता है। जैसे कोई सूचना पहुँचानी है किसी दूसरे तक, उच्च लेवल तक पहुँचानी है, ठीक है, तो वो सूचना कैसे पहुँचेगी, स्टेप बाय स्टेप होकर पहुँचेगी। ठीक है, कर्मचारी देगा अपने ऊपर वाले को, ठीक है, उससे ऊपर वाला उसको पहुँचाएगा, उससे ऊपर वाला उसको पहुँचाएगा, और उसके बाद ऊपर जहाँ पे सूचना पहुँचनी है वहाँ पर पहुँचेगी। तो इसमें क्या होता है, अनावश्यक देरी होती है, जिससे कि कार्य देरी से होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्य में देरी होती है। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देरी इसलिए होती है कि इनमें नियम होते हैं ना, इसके जो भी कार्य होगा नियम के अनुसार ही होगा। औपचारिक संगठन में ये होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य में देरी होती है। और पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज ही लिखें, आपको जो समझ में आया आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मित्रों ने मिलकर एक बहु उत्पाद कंपनी की स्थापना की। उनकी कंपनी 4 भिन्न भिन्न तरह के उत्पाद तैयार करती है। कंपनी के 3 उत्पाद सफलतापूर्वक बाजार में उतारे जा चुके हैं, लेकिन चौथे उत्पाद को सफलतापूर्वक बाजार में नहीं उतारा जा सका। ठीक है, क्या है कि कुछ मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो बहु कंपनी उत्पाद की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि भिन्न भिन्न तरह के 4 उत्पाद बनाते हैं, जिनमें से 3 उत्पाद को तो वो क्या कर चुके हैं, मार्केट में उतार चुके हैं, और जो चौथा उत्पाद है वो उसको सफलतापूर्वक बाजार में उतार नहीं सके। ठीक, तो अब क्वेश्चन में क्या है, आपके विचार से इस कंपनी द्वारा किस प्रकार की संगठन संरचना को अपनाया गया होगा। वही संगठन संरचना का मतलब कि संगठन ढांचा, कौन सा संगठन ढांचा इन्होंने अपनाया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने पीछे बताया कि कार्यात्मक संगठन ढांचे में केवल एक प्रोडक्ट होता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, जिसमें वो क्या होता है, वो डिविजनल संगठन ढांचा होता है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 भिन्न भिन्न तरह के उत्पाद तैयार करते हैं। तो यहीं से आपको पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा, डिविजनल संगठन ढांचा होगा। और डिविजनल संगठन ढांचा जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो डिविजनल संगठन ढांचा होता है उसमें क्या होता है कि पूरी संगठन को, पूरी कंपनी को उसके द्वारा जो भी उत्पादन किए जाते हैं उसके आधार पर बांटा जाता है। जैसे एक कंपनी है, उसमें कितने प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं, ठीक है, कोई प्लास्टिक का वस्तु बन रहा है, ठीक है, कोई है धातु उत्पाद बन रहे हैं, तो इनके आधार पर धातु उत्पाद वाले को धातु उत्पाद डिवीजन अलग बना दिया जाता है, और जो प्लास्टिक के उत्पाद बनते हैं उनको प्लास्टिक का अलग डिवीजन बना दिया जाता है। तो इस तरीके से डिविजनल संगठन ढांचा काम करता है। और डिविजनल संगठन ढांचा कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है ये भी मैंने आपको बताया था। जहाँ उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग निर्माणी तकनीकों एवं विपणन की पद्धतियों को आवश्यकता हो। ठीक है, मतलब आप जहाँ पर अलग अलग निर्माण तकनीक अपनाना चाहते हैं, विपणन की अलग अलग पद्धतियाँ अपनाना चाहते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं
जहाँ पर कंपनी का संस्था का आकार बड़ा हो, बड़े लेवल पे आप उत्पादन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पूरे व्यवसाय को 5 भागों में विभक्त किया हुआ है। अब कंपनी का मुख्य प्रबंधक सभी कर्मचारियों को यह बता रहा है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। कर्मचारियों को काम देते समय काम की प्रकृति व व्यक्ति की योग्यता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह भी पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वरिष्ठ है तथा कौन अधीनस्थ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो नागिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने अपने पूरे व्यवसाय को 5 भागों में बांट दिया है। ठीक है, और इस कंपनी का जो मुख्य प्रबंधक है वो सभी कर्मचारियों को बता रहा है कि उनको क्या क्या काम करने हैं। ठीक, कर्मचारियों को जब वो काम देता है तो उस देते समय क्या करता है कि काम की प्रकृति की, मतलब कौन सा काम दे रहे हैं उनको और जिस व्यक्ति को दे रहा है उसकी योग्यता, इन दोनों ही बातों को विशेष ध्यान रखता है। ठीक है, और वो यह भी बता देता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिससे कि ये आसान हो जाता है कि पता चल जाता है कि कौन वरिष्ठ है और कौन अधीनस्थ है। ठीक है, फिर भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता, सबको सब कुछ पता होता है कि कौन क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रबंध के किस कार्य की प्रक्रिया के 2 चरणों की चर्चा की गई है, उन्हें पहचानिए। यहाँ पर कार्य की प्रक्रिया के 2 चरण पूछे गए हैं। ठीक है, प्रबंध का कौन सा कार्य है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको प्रबंध के कार्य बताने हैं। ठीक है, तो प्रबंध के कार्य मतलब आ गया, तो आपको पता है 5वां चैप्टर है तो सीधी सी बात है संगठन ही होगा, क्योंकि एक संगठन में ही ऐसा किया जाता है कि सबको उन्हें अपने अपने कार्य बता दिए जाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और 5 भागों में बांट भी रखा है, ऊपर भी लिखा है कि एक व्यवसाय को 5 भागों में बांट रखा है, मतलब कि क्या होगा, ये संगठन होगा। ठीक है, तो हमने कौन सा जो प्रबंध का जो कार्य है उसे तो हमने पहचान लिया कि कौन सा कार्य है, संगठन है। ठीक है, अब इसके 2 चरणों की भी इसमें चर्चा की हुई है। अब वो कौन कौन से चरण हैं ये है आपको बताने हैं। तो कौन कौन सा है, सबसे पहला देखेंगे दोबारा से पढ़कर, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसमें क्या है कि जो ये प्रबंधक है जब कर्मचारियों को ये बता रहा है कि किसको क्या क्या काम करना है। ठीक है, कर्मचारियों को काम देते समय उनकी प्रकृति और कर्मचारी की योग्यता का विशेष ध्यान रखता है, मतलब कि काम सौंपना। पहला क्या हो गया, काम सौंपना। ठीक है, और दूसरा दूसरा इसमें क्या किया, इसने यह भी बता दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वरिष्ठ है और कौन अधीनस्थ है। मतलब यहाँ पर 2 चरण ये हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया काम सौंपना, क्योंकि यहाँ पर काम सौंप रहा है, और दूसरा सूचना प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना। लास्ट में उसने क्या किया कि संबंध स्थापित कर दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे सूचना भी प्रसारित होगी और इन दोनों में संबंध भी बना रहेगा कि ये मुझे बताएगा और मुझे फिर आगे बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में संबंध स्थापित हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझा जाता है, इनके आंसर दिए जाते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में भी ना आए तो दोबारा मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ और अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, संगठन का नाम बताइए जिससे उत्तरदाता निर्धारण में आसानी का लाभ प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन दोबारा से प्रिंट हो गया है। ठीक है, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। अगला है कार्य में देरी अनौपचारिक संगठन की एक सीमा है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, ये 2 बार प्रिंट हो गया है। अगला देख लेते हैं, डिविजनल संगठन ढांचा को अपनाए जाने का मुख्य कारण बताइए। जो डिविजनल संगठन ढांचा हम अपनाते हैं तो क्यों अपनाते हैं, मुख्य कारण।
अभी जब मैं पीछे क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डिविजनल संगठन ढांचा की उपयोगिता, मतलब कहाँ कहाँ पर डिविजनल संगठन ढांचा को अपनाया जा सकता है। तो उनमें से ही आपको एक दो लिख देना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक भी लिख देंगे तो आप चलेगा। डिविजनल संगठन ढांचा को मुख्य रूप से इसलिए अपनाया जाता है कि हम जब अपनी कंपनी में एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्टों का उत्पादन करना चाहें, ठीक है, इसलिए अपनाया जाता है। तो इसका हो गया। अब ये प्रश्न देख लेते हैं। एक संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि कौन कौन सी क्रियाएं करनी होंगी। क्रियाओं की सूची में सभी छोटी बड़ी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि सभी क्रियाओं के लिए अलग विभाग बनाएं। कुछ मिलती जुलती क्रियाओं को एक ही विभाग में इकट्ठा कर दिया जाता है। इस प्रकार कुछ जरूरी विभागों की ही स्थापना की जाती है। ऐसा करने का कारण अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों पर रोक लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक संगठन का उद्देश्य प्राप्त करना होता है हमें, तो सबसे पहले यह निश्चित करते हैं हम कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। ठीक, कौन कौन से कार्य करने हैं। उसके बाद उन सारे कार्यों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें कि सभी छोटी बड़ी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि सभी क्रियाओं के लिए अलग अलग विभाग बनाएं। ठीक है, इसलिए कुछ जो मिलती जुलती क्रियाएं होती हैं उनको एक ही भाग में इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि विपणन विभाग में हम क्या करते हैं कि विक्रय विभाग को शामिल कर देते हैं। ठीक है, विज्ञापन विभाग को शामिल कर देते हैं, बाजार शोध विभाग को भी शामिल कर देते हैं। ये छोटी मोटी क्रियाएं हैं जिनको सबको मिलाकर एक विभाग बना दिया जाता है, जिसका नाम विपणन विभाग। विपणन विभाग से क्या होता है? विपणन विभाग का मतलब होता है आपका मार्केटिंग। तो अब मार्केटिंग से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, चाहे वो विक्रय हो, क्रय हो, विज्ञापन हो, बाजार में कोई गलती हो गई उसको सुधारना हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? सारे विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अनावश्यक खर्चे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप इन सब का अलग अलग विभाग बनाएंगे तो इन सब पे अलग अलग खर्चे होंगे। तो ऐसा करके क्या होता है कि जो प्रशासन के अनावश्यक खर्चे होते हैं वो भी बच जाते हैं। ठीक है, इन पर अलग से समय नहीं देना पड़ता। ठीक है, ये सारे एक दूसरे से मिलती जुलती क्रियाएं हैं। खरीदना, ठीक है, फिर उनका विज्ञापन करना, अगर गलती हुई हो तो उनको सुधारना, ये सारी एक दूसरे से मिलती जुलती क्रियाएं हैं, इसीलिए इन सब को मिलाकर एक ही विभाग में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या है। समान क्रियाओं को एक ही जगह एकत्रित करके विभागों की स्थापना करने वाली प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए। यहाँ पर प्रबंध की हमें अवधारणा बतानी है कि एक जैसी क्रियाओं को एक साथ एकत्रित करके विभागों की स्थापना कर देते हैं, तो वह कौन से प्रबंध की अवधारणा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? विभागीयकरण। ठीक है, क्योंकि विभागीयकरण में ही ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलती जुलती क्रियाएं होती है छोटी बड़ी, उन सबको एक साथ मिलाकर और क्या क्या दिया जाता है? उनका विभाग बना दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? विभागीयकरण होगा। देख लीजिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन ये है 1 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो देख के उसको डरना नहीं है, क्योंकि इनके आंसर एक एक वर्ड के होते हैं। जो केस स्टडी का क्वेश्चन होता है इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। जो बड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं 5-5, 6-6 नंबर के, उनमें भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनें, 3 लाइनें लिखनी होती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन को देख कर ना डरें कि ये इतना बड़ा है तो आएगा नहीं या समझ में नहीं आएगा। पहले पढ़ें उसको, क्वेश्चन को देखें, समझें, उसके बाद करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका लास्ट प्रश्न। मदन गोपाल फूड्स लिमिटेड विभिन्न खाद्य सामग्री बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है। मिस्टर मदन गोपाल रॉय कंपनी के प्रबंध निर्देशक हैं। वे अपनी कंपनी के कर्मचारियों से पूरा लगाव रखते हैं। यही कारण है कि वे प्रत्येक निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित कर्मचारियों से विचार विमर्श करते हैं। कंपनी में एक सुझाव पेटी भी लगाई गई है। इससे सप्ताह में एक बार खोला जाता है। सकारात्मक सुझाव देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता है कि वह किसी वरिष्ठ अधिकारी से कभी भी जॉब से संबंधित या निजी दोनों तरह की बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट हमने ये क्वेश्चन
पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के समझने से पहले एक बार इसके क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या है, फिर उसके अनुसार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साथ साथ में हमें आंसर भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित संगठन के प्रारूप को पहचानिए व उसके 2 लाभ लिखिए। अब हमें संगठन के इसमें क्या करने हैं, प्रारूप को पहचानना है। ठीक है, प्रारूप का मतलब बोले तो वो कौन कौन से इसमें प्रकार है, संगठन के 2 प्रकार थे ना, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, तो वही इनमें से पहचानना है कि इसमें कौन से प्रकार संगठन के इसमें शामिल हैं। ठीक है, बताए गए हैं। और दूसरा प्रश्न, अनुच्छेद में किन 2 मूल्यों को प्रकाशित किया गया है, कोई 2 लिखिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ के समझेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न में संगठन के प्रारूप को पहचानना है कि इसमें कौन सा संगठन शामिल है, कि कौन सा संगठन के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, समझ के पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, औपचारिक संगठन है ये? औपचारिक संगठन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि औपचारिक संगठन में पूरे नियम कायदे कानून लागू होते हैं कि ये कार्य होगा तो इसके ये नियम होंगे। और इसमें क्या हो रहा है, पूरी स्वतंत्रता दी हुई है। क्या औपचारिक संगठन में कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती है? नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अनौपचारिक संगठन। ठीक है, अनौपचारिक संगठन हमने पहचान लिया। अब इसके 2 लाभ भी लिखने हैं। ठीक, तो अब हम इसके 2 लाभ लिख देंगे। औपचारिक संगठन के 2 लाभ, वैसे लाभ तो बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, लेकिन इसके 2 लाभ, कोई से भी 2 लाभ आपको लिखने हैं जो कि ऊपर बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ होगा इसमें संदेश वाहन में प्रभावपूर्णता। जो संदेश वाहन होता है यहाँ पर प्रभावपूर्ण होता है, मतलब जल्दी होता है। समय प्रभावपूर्ण का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है, समय में जितने टाइम में पहुंचना चाहिए वो उतने टाइम में पहुंच जाता है। तो जो संदेश वाहन होता है वो अपने टाइम अनुसार किसके द्वारा पहुंचता है, अनौपचारिक संगठन के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में तो कायदे कानून नियम लागू होते हैं जिसके कारण देरी होती है। ठीक, और दूसरा, संगठन में जटिल संगठनात्मक समस्याओं को सरलता से सुलझाया जा सकता है। जो संगठन में जटिल समस्याएं आ जाती हैं कभी कभार, जिसे हम औपचारिक संगठन द्वारा नहीं सुलझा सकते, उनको हम अनौपचारिक संगठन द्वारा सुलझा सकते हैं। कैसे, क्या होता है इनमें कि जो कर्मचारी होते हैं वो किसी वरिष्ठ अधिकारी से जॉब से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निजी, खुद की निजी मामले के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, तो इससे क्या होता है कि जितनी कठिन से कठिन इसमें समस्या उत्पन्न हो जाए तो कर्मचारी आपस में मिलकर समस्या को सुलझा सकते हैं, जबकि औपचारिक संगठन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके और भी लाभ है, जैसे कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है इसमें। ठीक है, कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, जिसमें उसको क्या कहते हैं, याद होगा आपको, जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर तो हमने 3 तरीके पढ़े थे, निरंकुश, जनतंत्रीय और स्वतंत्रीय। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा लागू होता है, इसको कमेंट करके मेरे को बताइए कि यहाँ पर कौन सा लागू होगा, निरंकुश, जनतंत्रीय या स्वतंत्रीय। ठीक, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके लाभ के ऊपर। ठीक, तो चलिए इसका लाभ तो हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में किन मूल्यों को प्रकाशित किया गया है, कोई 2 लिखने हैं। मतलब इसमें ऊपर जो इतनी सारी बातें हमने पढ़ी, इनमें कौन कौन सी 2 मूल्य बताई गई हैं, उन 2 को कोई भी 2 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इससे क्या लगता है हमको कि जो मिस्टर मदन गोपाल रॉय हैं, ये क्या करते हैं, कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है इन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि इन क्या करते हैं, ये कर्मचारियों के ऊपर इनको विश्वास है, तभी तो इन्होंने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहला ये होगा कि अधीनस्थों की योग्यता पर विश्वास। ठीक, या कर्मचारियों की योग्यता पर विश्वास। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन में भी दे रखा है, क्या करते हैं वो सबसे सुझाव मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लगा रखी है, पेटी लगा रखी है इन्होंने, सुझाव पेटी, सबसे सुझाव मांगते हैं, मतलब दूसरों की सुझाव का आदर करना है। ठीक है, सबसे सुझाव मांगते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरों के सुझाव का आदर करना। आदर करते हैं तभी तो उनको पुरस्कृत भी करते हैं, है ना, तो दूसरों के सुझाव का आदर करना, ये 2 मूल्य हैं जो कि इस पैराग्राफ में बताए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और ये क्वेश्चन आपका था जो कि 5 नंबर का था। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना क्या पड़ा, इसमें मुश्किल से 4 लाइन आपको लिखनी पड़ी,
क्या क्या लिखना पड़ा, अनौपचारिक संगठन, फिर उसमें ये जो 2 लाभ है उसके अनौपचारिक संगठन के और 2 पॉइंट, 5 लाइनें लिखनी पड़ी, 5 पॉइंट हो गए आपके 5 नंबर। तो इसलिए कभी भी केस स्टडी के बड़े क्वेश्चन को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं कि यह हमसे नहीं होगा। पढ़िए उसको, क्या पता आपको समझ में आ ही जाए, हो ही जाए, तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो इसलिए सभी केस स्टडी क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। एक बार में नहीं आता तो 2 बार पढ़िए, लेकिन कभी भी पेपर में इसको छोड़कर नहीं आना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया यहाँ पर वो समझ में आ गया। अगर कोई भी समस्या हो, समझ में ना आए हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है, और कमेंट करके बताइए जो भी आपके सुझाव हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, या कोई समस्या है तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्द आपकी अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के केस स्टडी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।